चलिए मैं थोड़ी सी अपना परिचय दे दूं। मैं संजीता कुमारी मंडल हुआ, अररिया बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ सर। और अगर कहा जाए तो इस आर्ट्स एंड बिजनेस में लगातार मैं 7 साल की स्टूडेंट हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में लगातार 7 सालों से जो मैं सीख रही हूँ, मैं अकेले नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सारे लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और इनसे आर्ट्स की जर्नी से पहले की मैं बात बता दूं, मैं 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। और मेरे पापा किसान फैमिली से थे। और मैं एक किसान की बेटी और किसान की बहू भी हूँ। और किसान की जो हालात होती है ना, काफी एकदम स्ट्रगल होता है। यानी कहा जाए तो हार्ड लेवल पर्सन होता है वो। और यही चीज मेरे अंदर में कभी भी सपना पूरा नहीं हो पाया। एक कहा जाता है ना कि छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, यही मेरे भी आंखों में था। और मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई में कभी कोताही नहीं की। और आज मैं मुझे प्राउड फील होता अपने माँ बाप का। आज वो इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, ऐसे लकी माँ बाप से मैं आई इस धरती पे। थैंक्स मैं उस गॉड परमात्मा को मैं करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे धरती पे आने का मौका दिया। उस माता पिता का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे धरती पे लाने का काम किया। और उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई में कभी कोताही नहीं की। मेरी आवाज से प्रॉपर आ रही है क्या? जी आ रही है उन्होंने कभी कोताही नहीं की। यानी मैंने नर्सरी से लेके 6 क्लास तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। और मेरे जो भाई, मेरे से जो 4 भाई बहन थे, 3 बहन और एक बड़े भाई थे, जो कि मेरे से और कहा जाए तो उन लोगों की भी एजुकेशन मैट्रिक तक ही हुई। और मेरे भैया मेरे से 4 साल के बड़े थे। मेरे मम्मी पापा ने सोचे क्या कि भाई को भी साथ इसका साथ लगा देते हैं ना, तो दोनों भाई बहन अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन मेरे भाई जो थे ना, वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। वो हमेशा मेरे पढ़ाई पे जो होता था ना कि तू ये पढ़ेगी तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, वो हमेशा मेरी पढ़ाई के आगे टांग अड़ाते रहते थे कि ये पढ़ेगी तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैंने उस स्ट्रगल को मैंने दोनों भाई बहन ने फिर भी साथ साथ पढ़ाई किए। और लगातार मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। और 6 क्लास के बाद जो गवर्नमेंट स्कूल आ गए, क्योंकि पापा के पास उतनी पैसे नहीं थी कि जो फीस को जमा कर पाए। बहुत स्ट्रगल हो रहा था। मैंने खुद का डिसीजन ले लिया कि पापा मैं अब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करूंगी। और मेरे घर के बगल में गवर्नमेंट स्कूल थी, मैंने वहां से पढ़ाई की। और लगातार ये अच्छी पढ़ाई रही। मैंने घर में ट्यूशन अपने खुद से पढ़ाई करने लगी। इसके बाद मैंने मैट्रिक की। इसके बाद मैंने 2005 में मैंने इंटर भी की। और 2005 के बाद मेरे पापा की एक्सपायर हो जाती है। और मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरा पूरा परिवार में, क्योंकि इससे पहले 3 बहन की शादी हो चुकी थी, मैं, मेरा भैया, मेरे पापा और मैं 4 लोग बचे हुए थे। तो पापा की एक्सपायर होने के बाद मेरी जो परिवार की दशा जो थी ना, वो मेरे मम्मी पे आ गई। और मम्मी की जो आर्थिक स्थिति को जो देखते थे, तो वो बहुत ही दयनीय होती थी। इसके बाद मैंने किसी तरह से इंटर की पास की। इसके बाद मेरे मामा लोग ने सोचा क्या कि अब मेरी उम्र 17 साल की थी, तो मेरी मामा लोग सोचे क्या कि इसकी शादी करा देते हैं, तो थोड़ा सा मेरी बहन पे यानी मेरी मम्मी पे थोड़ी सी बोझ हल्का हो जाएगी। और मेरी मम्मी हमेशा चिंतित रहती थी कि मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि घर में होता है ना आर्ट्स बिजनेस में क्यों करना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि आर्ट्स बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो इसके बाद मेरी जब शादी हुई 2005 में 12 जुलाई को, तो मेरी जो शादी हुई तो मेरे हस्बैंड वो गवर्नमेंट टीचर थे। मेरे मामा ने उसके साथ शादी लगाई। और इसके बाद वो मेरे मामा के खास साले थे, तो इसीलिए अपने में ही शादी लगा दी, शादी हो गई। इसके बाद जब ससुराल आए ना, तो यहाँ पे मेरी बीए की पढ़ाई चालू हुई। मैंने क्योंकि पति ही ऐसा मिला जो कि खर्च करने से कभी डरे नहीं। और अपने आप को हम लकी मानते हैं कि ऐसे पति मुझे नसीब हुआ जो कि कभी मुझे आगे बढ़ने से रोका नहीं। और लगातार वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहे। मैंने बीए की पढ़ाई की। और बीए की पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर उनके मन में हुआ कि कुछ इसको बीएड भी करा देते हैं। तो बीएड करने के लिए हम जम्मू एंड कश्मीर गए थे, बारामूला यानी पैराडाइज इंस्टीट्यूट। वहां पे से मैंने बीएड कंप्लीट की। और वहां पे मेरी 25 स्टूडेंट थी। 25 स्टूडेंट में मात्र हम लोग 4 स्टूडेंट ही पास कर पाए। वहाँ इतनी हार्ड एग्जाम होती है कि 4 स्टूडेंट ही पास कर पाए, जिसमें कि अररिया डिस्ट्रिक्ट से 2 ही थे, एक मैं, एक मेरे गांव के एक स्टूडेंट थे, 2 ही। और 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे। इसके बाद जब वहां से मैंने एग्जाम दे के आई,
फिर इसके बाद मन में हुआ क्या कि एमए की भी एग्जाम दे दूं, क्योंकि मेरे अंदर में इसलिए पढ़ाई कर रही थी कि मेरे अंदर में एक सपना था कि मैं भी कुछ करूं, जॉब करूं, 10,000 की नौकरी पाऊं। हमेशा कहा करते थे कि मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी, क्योंकि साइड से यहाँ जो आए तो साइड से हम आंगनबाड़ी का वर्कर भी हैं, वो फैमिली के नाम से हम आंगनबाड़ी का काम करते हैं, चलाते हैं, उसकी टीचर हैं, तो ऑफिस के लोग मुझे ही जानते हैं। और यहाँ जब इसके बाद जब मेरी इसके बाद 13-15 की सेशन में मैंने एमए की भी परीक्षा पास की। और अगर कहा जाए तो मैं अपने पूरे फैमिली में अगर कहा जाए तो सबसे पढ़ी लिखी, सबसे डिग्री की एक बात कहा जाए तो वो मेरे से ज्यादा किसी का नहीं। ससुराल की भी बात कहा जाए तो मेरे से ज्यादा कोई पढ़ी लिखी आई नहीं। लेकिन मुझे ये ईगो नहीं है कि मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे पति के साथ आई जिन्होंने मुझे पढ़ाई के प्रति, और मुझे ये वो हमेशा कहा करते थे तुमको जितनी मर्जी पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, तुमको ये कभी ना महसूस हो कि हम ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं कर पाए, ये डिग्री नहीं हासिल कर पाए। और उस समय की पढ़ाई की बात अगर कहा जाए, जब मैं अपनी ससुराल में उस समय में यानी दो नदी के बीच में मेरी शादी हुई। और जब मेरी शादी हुई थी ना तो लोग जो नई नवेली दुल्हन होती है वो कार मारुति से अभी के समय में वो उतरती है, अपने ससुराल जाती है। लेकिन मैं इतने खुशकिस्मत कहा जाए या उसको मैं खुशकिस्मत नहीं मानती हूँ, बदकिस्मत नहीं मानती हूँ कि मैं ट्रैक्टर से आई थी, क्योंकि नदी में कार मारुति पार नहीं होती, वो ट्रैक्टर ही पार होती है। और उस नदी का सामना करके मैं पार होकर के आई थी। आज वो दिन अगर नहीं होता तो आज मैं कार अचीवर नहीं होती, आज कार की मालकिन नहीं होती, आज खुद की ड्राइव, खुद की कार नहीं होती। तो वो दिन कुछ अलग था। उस समय में मेरे गांव में ना कोई रोड था, ना कोई पुला था, ना कुछ था। और लगातार जब मैं यहाँ आई तो मैंने स्ट्रगल की 10,000 की नौकरी पाने के लिए। लेकिन सर के मन में ये था कि तुमको तो नौकरी नहीं कराएंगे, मुझे ये पता नहीं था। लेकिन हम बीच बीच में सर को टोकते रहते थे, आपको कौन नहीं जानता है जब डोनेशन से नौकरी मिलती है तो बिना डोनेशन का नहीं मिलती, तो हमको भी 10,000 की नौकरी चाहिए। तो सर यही कहा करते थे। लास्ट दिन जब एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों में मतलब कि झगड़ा ही कहा जाए या तू मैं ही कहा जाए, वो हो गई। तो सर के अंदर से वो फीलिंग आवाज आई, देखो जी मैं तुम्हें तो नौकरी नहीं कराऊंगा, इसलिए नहीं कराऊंगा, मैं खुद का नौकरी करता ही हूँ। तुमको खाने की जहाँ तक की जरूरत होती है, पहनने की जहाँ तक की जरूरत होती है, वो तो सारा पूरा हो ही जाता है। फिर नौकरी की क्या, नौकरी करेगी तो फिर तुम कहीं और रहेगी, मैं कहीं और रहूंगा, तो फिर जिंदगी फिर अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले सर की एक मैं बता दूं, क्योंकि मुझे बोर फील नहीं होता है, मुझे गिल्टी महसूस नहीं होता है। मेरे सर की पहले शादी हो चुकी थी, यानी माँ बनने से पहले मैं किसी की माँ थी। क्योंकि सर की जो शादी हुई थी तो उनकी जो बड़ी मैडम थी वो इपिलेप्सी पेशेंट थी, मिर्गी पेशेंट कहा जाता है। उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अभी भी है वो। उसे मैं माँ जैसी मानती हूँ, उसे माँ जैसी सेवा देती हूँ, और आज भी वो है। उसकी जहाँ तक की सेवा की जरूरत मैं भरपूर करती हूँ। जब शादी होकर के ससुराल आए तो सर की बड़ी मैडम इपिलेप्सी पेशेंट थी। कब वो आग में जल जाएगी, कब वो नदी में कूद जाएगी, कब क्या कर लेगी, ये ऐसी उसकी मानसिक स्थिति है। और सर की एक बच्चे हैं, और सर की नहीं मैं खुद की बोलती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। आज वो बच्चा मेडिकल स्टूडेंट है, आज वो एलएन इंस्टीट्यूट में आज मेडिकल की पढ़ाई करता है। और जब ससुराल आए तो बूढ़े सासू माँ, बूढ़े ससुर जी, और साधारण उम्र के नहीं, 90-95 साल के। और मेरी सेवा की वजह से कहा जाए तो वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, यानी 90-95 साल की उम्र में भी वो एकदम स्वस्थ थे। और पिछले 2020 में सासू माँ की डेथ हुई, इसके बाद पिछले 2021 में ससुर जी का भी डेथ हुआ। लेकिन उन्होंने, कहा जाता है ना, जब सच्चे दिल से लगन से अगर किसी सेवा करें ना तो जाते जाते आशीर्वाद दे जाते हैं। जब मेरे सासू माँ जब जाने लगे तो उन्होंने बस यही मुंह से आवाज निकाली जाने के समय में कि बेटा तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, तो तुझे किसी भी चीज की जिंदगी में कमी नहीं होगा, हमेशा हर चीज पूरा होगा। मेरे ससुर जी की भी जाने के समय में बस यही आवाज, लोग बोलते हैं ना कि मरने के समय में लोग
चिल्लाते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो वो लोग ले ही लेते, क्योंकि हम लोग गुरु भक्त हैं और गुरु भक्त हमेशा जुबान पे रहता है। और जब जाने समय में ससुर जी की भी यही आवाज सुनने को मिली कि बेटा तूने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि तुझे किसी भी चीज की कभी जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत होगी तुमको आप से आप पूरा होगा, किसी भी कमी महसूस नहीं होगी, बशर्ते तुम बस पूरे परिवार की ख्याल रखना, और मुझे पता है कि तुम पूरे परिवार की ख्याल रखेगी। तो ये था उसका जाने के समय का। और शुरुआती इसके बाद ये आरसीएम जैसी जर्नी मेरे जीवन में, ये तो मेरी थी आरसीएम लाइफ की, यानी आरसीएम से हटके यानी मेरी खुद की कहानी। अब थोड़ा सा चलते हैं आरसीएम की ओर। आरसीएम 2016 में मेरे जीवन में आया, वह कोई और नहीं, वह मेरे जीवन में आरसीएम को देने वाले वो मेरे बड़े भाई थे, मेरे मौसेरे भाई थे, मेरे बड़े भाई थे। कहा जाता है कि माँ बाप के बाद बड़े भाई का ही स्थान होता है। मैं उसे मौसेरे भाई नहीं मानती हूँ, मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। जहाँ मेरी घर है वहाँ उसके भी घर है, और वो मेरे गार्जियन तुल है, वो भी इस मीटिंग में ज्वाइन होंगे। थैंक्स करना चाहूंगी ऐसे बड़े भाई का, ऐसे मेंटर, ऐसे स्पॉन्सर, ऐसे आइडल मेरे भाई, जो कि मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस को दिया, और वह लगातार मैं आरसीएम बिजनेस को सिखाने का प्रयास किया, सिखाने का काम किया। आज उसी की बदौलत मैं आज आप लोगों के बीच में बनी हुई हूँ, और थैंक्स करती हूँ, मैं उनको तहे दिल से नमन करती हूँ। आज वो व्यक्ति नहीं होते मेरे जीवन में, तो मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं आ पाती, नहीं बोल पाती। और इसी क्रम में चलते चलते कहा जाता नहीं, जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, मन से करते हैं, लगन से करते हैं, तो आपको सभी लोग साथ देने के लिए तैयार होते हैं। इसी क्रम में चलते चलते रविंदर सर जैसे अपलाइन मिले, और उन्होंने भी मुझे साथ दिया, उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी रफ्तार में क्योंकि मैं आगे लगातार बढ़ती रही। उस समय में जब मैं स्टार्ट की थी बिजनेस को, तो कोई पिकअप सेंटर नहीं था। मेरे जो मेंटर गुरु थे, जो मेरे स्पॉन्सर थे, जो मेरे भाई थे, उन्होंने अररिया से सामान को अवेलेबल करा करके, यानी कहा जाए तो 50 किलोमीटर जाना आना, वहां से सामान को मेरे घर में अवेलेबल कर देते थे। यानी चाहे वो सामान खर्च नहीं होती थी, उससे पहले उन्होंने मेरे घर में सामान दे देते थे। इसी का नतीजा हुआ कि आज इस सिस्टम में हम बने हुए हैं। कभी भी मेरे अंदर में निगेटिविटी नहीं आई, कभी भी आरसीएम को हम इग्नोर नहीं किए, हमेशा। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं नेटवर्क को नहीं समझ पा रही थी, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई चीज है, क्योंकि कभी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग से कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी सोच मतलब कि जाने ही नहीं थे। और लगातार जब चलते रहे, इसी क्रम में धीरे धीरे सारे गुरुदेव, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि जितने भी अपलाइन मेरे सीरीज में है, जितने भी अपलाइन मुझे मिले, उन सारे अपलाइन का सारे अपलाइन लोग बोलते हैं ना कि मैं आ गया सिस्टम में, मेरे अपलाइन छोड़ के चले गए, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि सारे अपलाइन मेरे साथ बने हुए हैं। और मुझे जो ये मुंह का जो आवाज, मेरे अंदर की जो भावना, मेरे अंदर की जो सपना को जगाने का काम किया, वो कोई और नहीं, वह हमारे मेंटर गुरु, मेरे आइडल, इस जॉन कैस्ट्रिज मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे गुरुदेव मिस्टर संजीव चौधरी सर। मैं उनको तहे दिल से मैं नमन करती हूँ ऐसे गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे मेरे अंदर में लीडरशिप लाने का काम किया, आज मुझे स्टेज देने का काम किया, आज मुझे एंकरिंग करने का मौका देता है। और ऐसे गुरुदेव को मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि आज मुझे एक आम महिला से, एक हाउसवाइफ से आज वो खास बना दिए हैं, और थैंक्स करते हैं उनको, तहे दिल से हम नमन करते हैं। और लगातार इसी क्रम में चलते चलते फिर जब बिजनेस में आगे बढ़े, सफाकत सर जैसे अपलाइन का साथ मिला, फिर भारतीय सर जैसे अपलाइन का साथ मिला, और सबसे लकी मैं मानती हूँ इस सिस्टम में, जो मुझे और आगे बढ़ाने का काम किए और प्रोत्साहित करने का काम किए, वह कोई और नहीं, आदरणीय गुरुदेव मिस्टर पंकज सर और गुरुमाता कल्याणी मैम का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर वुमेन एम्पावरमेंट में जो अपराजिता ग्रुप है, उनमें से एक मेंबर मैं भी हूँ। आज वो सारा श्रेय जाता है कल्याणी मैम का। आज उनकी आंखों में आज कहा जाए तो एक स्नेह मेरे प्रति इतना है कि हमेशा वो मुझे आगे बढ़ाने का, मुझे एक हौसला देती है। पूरे हिंदुस्तान में मेरे तरह कैसे नाम ऊंचा हो, कैसे नेम फेम बढ़े। तो कहा जाता है कि आरसीएम बिजनेस सबके नसीब में नहीं होता है।
आरसीएम बिजनेस को जिन्होंने दिल से कर लिया, दिल से ठान लिया, दिल की बिजनेस है, जिन्होंने दिल लगा दिया, उसी का नेम फेम पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगा, उसी का नेम फेम लोग उनके नाम से जानेंगे। और मुझे भी ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर में ये ललक थी कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी लोग मुझे नाम से जाने, मुझे ये लोग नहीं कहेंगे मास्टर साहब की पत्नी है, मुझे ये लोग नहीं कहे कि ये ज्योति सर की पत्नी है, मुझे ये लोग कहे मेरे नाम जो है ये संगीता मैम है। वाकई में ये थी सारे गुरुदेव, सारे अपलाइनों की वजह से ये आज मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं, ये संगीता मैम है। और थैंक्स करना चाहूंगी इस सिस्टम के फाउंडर गुरुदेव मिस्टर टीसी सर का, गुरुदेव मिस्टर बीसी सर का। आज जो ये 1 बजे का जो वुमेन एम्पावरमेंट को चला रहे हैं और इसमें लगातार बहुत सारी महिलाओं के जो उनमें आवाज आ रही है, बहुत सारी महिलाओं की जो जर्नी, बहुत सारी महिलाओं की जो स्टोरी, उनसे एक दूसरे से इंस्पायर होने की अगर कहा जाए इंस्पायर होती है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है और आगे बढ़ने का एक हौसला, एक जुनून मिलता है। और थैंक्स करना चाहूंगी गुरुदेव जितेंद्र शर्मा सर का, ये लगातार तीनों सेशन हमेशा ये, जो कि अब तो 6:15 बजे का भी सेशन शुरू हो गया, उसमें मैं कभी जुड़ती हूँ, कभी नहीं भी जुड़ पाती हूँ, टाइम नहीं रहने की वजह से, तो इसके लिए सॉरी। और ये जो क्योंकि कहा जाता है ना, जैसे कि अभी हम लोग मिराकल मॉर्निंग में जो हम लोग आते हैं, यहाँ से मिलता क्या है, यहाँ से आपको मिलता है जीतने की कला, जीने की कला, यानी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये है मिराकल मॉर्निंग में आपको एक योगा के माध्यम से स्वस्थ होने का, और अपना जो आरसीएम प्रोडक्ट है ये हेल्दी है, और क्योंकि हेल्दी तो प्रोडक्ट है ही, और हेल्दी साथ साथ रखने के लिए ये योगा क्लास चल रहा है। और आप भी आवे, आपके जितने भी साथी हैं वो सारे साथी भी आवे। और कहा जाता है ना कि जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है, बस एक डिसीजन आपके लिए काफी है। यदि आपने एक डिसीजन, और वही चीज मेरे अंदर में एक डिसीजन आ गया, क्योंकि मैं इसमें आरसीएम में मैं ज्वाइन क्यों की, और मैं आरसीएम को क्यों की, इसलिए कि मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि देखो आज सर की जो गवर्नमेंट जॉब है, उस समय में सर की सैलरी 60,000 थी, और उस समय में बोले क्या कि जब सर रिटायर हो जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, बोले 30,000। बोले आप सर की रिटायरमेंट होने के बाद सर को मिलेगी 30,000, सर के नहीं रहने से आपको मिलेगी इतना 15,000, और आपके नहीं रहने से आपके बच्चे को क्या मिलेगा। जो भी हमारे साथी हैं थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे कि आपके नहीं रहने से आपके बच्चे जीरो हो जाते हैं। सोचिए ये है नौकरी की हालत, कहा जाता है ना नौकरी में वो भूखे मरने देगा नहीं, सपना पूरा करने देगा नहीं, ये हालत होती है नौकरी की। फिर भी हम लोग दिन रात नौकरी में अपनी 40 साल को गंवाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अपने आप को लकी मानिए कि बस आपको बस 5 साल आरसीएम को देना है, और 5 साल में आपके रहने या नहीं रहने से आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। और यही चीज मेरे अंदर कहीं न कहीं चुभा, और ये चुभा मेरे से कहीं ज्यादा मेरे सर के अंदर भी चुभा कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। सोचिए तो जिस बच्चे को इस धरती पे लाने का काम किए, जिस बच्चे के लिए दिन रात कमाने का काम करते हैं, जिस बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या वो बच्चा मेरा रोड पे आ जाएगा। और मैंने तुरंत आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद लगातार इस काम को किए, और आज का वही नतीजा है कि आज मैं एक सिक्योर लाइफ में आ गए हैं। और सिक्योर लाइफ जो होती है, कहा जाता है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि रॉयल्टी जैसी इनकम, और रॉयल्टी पूरे अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहा जाए तो इससे रॉयल्टी इनकम तो नहीं व्यक्ति को मिलती है, जो वैज्ञानिक गायक और सिंगर होते हैं उनको ही मिलती है। अगर चौथा रॉयल्टी अगर आपको लेना है तो आप आरसीएम बिजनेस में अगर प्रॉपर ढंग से आ गए हैं, प्रॉपर ढंग से सिस्टम को समझ लिए हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप रॉयल्टी जैसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस इसमें बस अपने आप को खुद को देखिए कि मुझे रॉयल्टी लेना है, मुझे ऑल फैमिली को, मुझे पूरे परिवार की सपनों को पूरा करना है, मुझे मेरे बच्चे की सपनों को पूरा करना है। आज मैं हूँ तो मेरा परिवार खुशहाल है, कल मैं ना रहूँ तो फिर क्या होगा। बस इसी चीज के लिए, क्योंकि मैं इसी के साथ एक थोड़ी सी स्टोरी में कहना चाहूंगी कि अकबर बीरबल के दरबार में एक सभा लगी हुई थी। अकबर ने ताली मारी, सभी लोग सारे पकवान सजे हुए थे, सभी लोग ने खाना शुरू किया, लेकिन बीरबल नहीं खा रहे थे। अकबर ने बार बार सोचे कि क्या बीरबल अपने खाना नहीं खा रहे हैं,
फिर अकबर बताते हैं काश वो होती तो। फिर अकबर बोले, फिर एक बार ताली मारी, सारे लोगों ने खाना बंद कर दिया। फिर अकबर पूछते हैं क्या बीरबल भाई, काश क्या होती तो। बीरबल ने जवाब दिया, बहुत ही सहज, बहुत ही ज्ञानी थे वो, बहुत ही चालाक थे। बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने बताया कि काश मेरे अंदर भूख होती तो कहने का मतलब है कि यदि आपके अंदर सपना पूरा करने का भूख है, तभी आप सपना पूरा कर सकते हैं, तभी आप आरसीएम में आगे बढ़ सकते हैं। और सपना 3 शब्दों से बना होता है, समय की आजादी होती है, पैसे की आजादी होती है, नाम की आजादी होती है। और आज यही चीज में मुझे ये पूरा होते हुए देखा जा रहा है। मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। आज आरसीएम की बदौलत से आज मेरी जो जहाँ पे मेरी घर थी वो टीन सेट की घर थी आरसीएम से पहले। कभी-कभी यहाँ पे संजीव सर भी हमारे गुरुदेव हैं, जो कि आते थे। तो अगर कहा जाए मेरे घर में भी, क्योंकि हर चीज में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर तहे दिल से अगर आप उसको सोचेंगे तो वो एक भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। और आज मेरे पास छत वाली घर है और मैं जहाँ तक खड़ी होती हूँ ना, वहां तक मेरे घर में टाइल्स लगी हुई है। जो मेरा सपना था, टाइल्स मार्बल से मेरी घर सजी हुई है। और ये ड्यू टू है, और ये मेरे अपलाइन की प्रोत्साहन कि मुझे घर कब बनाना है। और मैं बता दूं कि लोग घर बनाने के लिए सोचते हैं। जिस समय में मेरी घर बन रही थी, उस समय में मैंने कार भी खरीदी। यानी 13 नवंबर मैंने घर की स्टार्टिंग की और 12 नवंबर को मैंने घर की स्टार्टिंग की और 13 नवंबर को मेरे घर कार भी आई। सोचिए, दो अचीवमेंट मेरे साथ हुआ, दो अचीवमेंट एक साथ। ये सोचने वाली बात है कि और अभी की बात अगर कहा जाए, फिलहाल की बात, प्रेजेंट की बात अगर कहा जाए, तो आज मेरा घर इतना बड़ा बन रहा है। इससे पहले जो मैं घर जो बनाई, बड़े-बड़े मेरे गांव में करोड़पति लोग हैं, बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन जो मेरा घर है, जो मैं प्राउड फील करती हूँ आरसी बिजनेस का, सारे गुरुदेव का, इस सिस्टम का, कि आज कि जो मेरा घर है, मेरे गांव में सबसे टॉप घर है। मेरे घर लोग आकर के खुशी महसूस करते हैं और कहते हैं कि क्या घर है। और इनसे बड़ी मेरी घर फिर बन रही है। आज मेरे गांव में सबसे हटके घर बन रही है और लोग खड़े होकर के चर्चा का विषय हो रहा है कि ये आरसीएम की देन है और आरसीएम ने मुझे मेरा लाइफ को चेंज कर दिया है। मैं किसी भी चीज के लिए, लोग बोलते हैं ना एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारा चीज आरसीएम की बदौलत से हुआ है। मेरे सर जो है वो, उनके पास एक मतलब कि उनके भी अकाउंट में एक्टिव इनकम आती है। हर किसी को 2 इनकम की जरूरत होती है। एक्टिव इनकम जब तक आप काम करते हैं तब तक आपके पास आता है। काम करना बंद कर देंगे तो आपके घर में एक्टिव इनकम आना बंद हो जाएगा। और साथ ही यदि आपको पैसिव इनकम चाहिए, यानी आप काम ना भी करें तो भी आपके घर में इनकम आए, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। इसीलिए लोग एक्टिव इनकम के साथ साथ आप पैसिव इनकम आरसीएम बिजनेस को जरूर करें, ताकि आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी पैसिव इनकम आएगी। और यही मेरे साथ, आज मेरे घर में एक्टिव इनकम भी आ रही है, मेरे घर में पैसिव इनकम भी आ रही है, और जिस बदौलत से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और आज चर्चा का विषय है, आज जो चीज मैं चाहती हूँ, आज पिछले 5 दिन पहले मैंने 1.5 लाख की स्कूटी खरीदी। मुझे सोचना नहीं पड़ा, मन में आया कि मुझे स्कूटी खरीदना है, क्योंकि कार तो था ही, लेकिन फिर भी मुझे खरीदना मन में हुआ, जाकर के स्कूटी 1.5 लाख में खरीदे। और ये चीज आरसीएम बिजनेस पूरा करती है, क्योंकि जब आपके अंदर में सबसे पहले एक रिक्वायर्ड इनकम आप समझ लेंगे, जो आपकी खर्च है, यानी एक्टिव इनकम मान लेते हैं आपकी 30,000 है और आपकी रिक्वायर्ड इनकम 50,000 है। वो यानी आपकी जो खर्च है, बीच का जो 20,000 है, तो वो 20,000 आपके जीवन वो चैलेंज है। 20,000 कमाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे 20,000 क्यों कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड इनकम को आप फेस कर लिए ना, चैलेंज में इसको ले लिए ना, तो आपकी जीवन बदल जाएगी। और कहा जाता है ना कि अमीर को बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम जैसी रूपी हाईवे चल पड़ा है, आपको बस तय करना है मुझे जाना कहाँ है, मुझे बढ़ना कहाँ है।
बस आप आगे अपने जो आपके इफेक्टिव एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है बस उनका साथ पकड़ लीजिए। अपलाइन क्या चीज होती है वो मैं आपको थोड़ी सी एक लाइन में, क्योंकि समय की भी अब इजाजत नहीं दे रही है, इसको भी ज्यादा समय क्योंकि समय बाउंडेशन है। तो अपलाइन क्या चीज होती है, मैं 2 लाइन में इस बात को मैं समाप्त करना चाहूंगी। एक नदी में पानी उमड़ रही थी, पापा और बेटी एक साथ चल रहे थे। पानी बढ़ रही थी, तूफान मतलब कि उफान आ रहा था। पापा बोलते हैं बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, बच्ची बोलती नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, और पापा बोलते हैं नहीं बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ लो, और बच्ची बोलती नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। यानी बार बार बोल रहे थे, और बच्ची लास्ट में बोलते हैं कि पापा यदि आप मेरा हाथ पकड़ लोगे ना, यदि मैं आपका हाथ पकड़ ली तो मैं इस पानी में कभी भी छूट सकती हूँ, मैं पानी में बह सकती हूँ, मेरा कोई था पता नहीं हो सकता है। यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ये कितना भी पानी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा हाथ छूटने वाला नहीं है। एज ए आरसी बिजनेस, एज ए अपलाइन ने यदि आपकी हाथ को कसके पकड़ लिया तो आपको तो रॉयल्टी क्या, आपको टेक्निकल क्या, आपको डायमंड तक तो जरूर ले जाएगा। बशर्ते अपलाइन के हाथ नहीं छूटने चाहिए। आपका हाथ भले ही छूट जाए, लेकिन अपलाइन का इस बिजनेस में अगर कहा जाए तो 90% का रोल अपलाइन का होता है। और कहा जाता है ना छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने को देखिए, उन सपने को सजोने का काम करिए, उसको पूरा करने का काम करिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जर्नी तो बहुत होती है, स्टोरी बहुत होती है, और स्ट्रगल तो बहुत होती है, संघर्ष ही जीवन है। यदि संघर्ष को आप फेस करने, संघर्ष से कभी जीवन में घबराना नहीं है, उस संघर्ष को हमेशा पूरा करना है, उस संघर्ष हमेशा लड़ जाना है। कि यानी खुद को अपने को शाबाशी देना है कि तुम कितना भी मेरे पास आओ, लेकिन उस संघर्ष में पार करने वाले हैं, उस संघर्ष को पूरा करेंगे। और खुद से प्यार करिए, अभिषेक सर कहते हैं ना कि खुद से प्यार करिए, यानी आई लव मी। और अपने को जो भी हम काम को कर रहे हैं खुद उसमें लिमिट में नहीं रहे, उस लिमिट से बाहर निकले, यानी खुद को बड़े बड़े सपने देखें। और कहा जाता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, जिसके सपनों में उड़ान होती है, जिसके हौसलों में उड़ान होती है। और यदि आपका, क्योंकि कहा जाता है ना जब तक आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, और सीखना बहुत जरूरी है। सीखा हुआ व्यक्ति ही हवाई जहाज को सफर करता चलाता है, नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बस ये लर्न टीच डुप्लीकेट का बिजनेस है, आप सीखते रहें, अपने नीचे वाले को सिखाते रहें। अपलाइन से पूछे कैसे कैसे, वो बताएंगे आपको हमेशा ऐसे ऐसे, बीच में कमाए पैसे कैसे। थैंक यू सो मच सर।